हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भूकंप के विषय में। दोस्तों देखिएगा, ये जो टॉपिक है वो आपकी रीट एसएसटी की यूनिट नंबर 6 का पार्ट है। 6 के अंदर हम पढ़ रहे थे पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियां, जिसमें हमने अंतर्जात बल और बहिर्जात बल को देखा था। अंतर्जात बल के अंदर हमने ज्वालामुखी के विषय में बात कर ली थी। आज हम जो है भूकंप के विषय में बात करने वाले हैं दोस्तों। और मैं आपको ये बता दूं कि पिछली जो 5 यूनिट है इनका सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने ये यूनिट्स नहीं देखी है तो आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप के विषय में कि भूकंप होता क्या है, भूकंप हम किसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पृथ्वी का जो भूपटल है वो अंतर्जात और बहिर्जात बल के कारण सदैव ही परिवर्तनशील रहता है दोस्तों। यानी जो हमारी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो भूपटल है, इसके अंदर सदैव परिवर्तन होता रहता है। और ये परिवर्तन होता है अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण। और इन्हीं आकस्मिक अंतर्जात बल के कारण जो है वो एक भूकंप की उत्पत्ति होती है। और भूकंप जो है आकस्मिक अंतर्जात बल के कारण उत्पन्न होने वाली एक आपदा की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो भूकंप क्या है? आकस्मिक अंतर्जात बल, यानी अचानक से होता है दोस्तों। भूकंप कभी आराम से नहीं आता, भूकंप कभी धीरे धीरे नहीं चलता। हालांकि जैसे अपने देखते हैं कि पृथ्वी पर जो प्लेटें हैं वो गतिशील हैं, यानी गति तो पृथ्वी की सतह पर है ही है, लेकिन यहाँ जो गति होती है वो अचानक से होती है और वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है हमारी भूमि में कंपन होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से भूमि में होने वाले कंपन को हम भूकंप के नाम से जानते हैं। शाब्दिक दृष्टि से देखिएगा, भू प्लस कंप यानी भूमि में होने वाला कंपन। जब भी कभी भूमि के अंदर ऊपरी सतह के ऊपर, भूपटल के ऊपर जब कंपन होता है तो उसे ही हम भूकंप कहा करते हैं दोस्तों। और भूकंप क्या है? आकस्मिक अंतर्जात बल के कारण उत्पन्न होने वाली एक आपदा है। तो यहाँ सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि भूपृष्ठ पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप क्या है? भूपृष्ठ पर होने वाला कंपन, या हम कह सकते हैं भूपृष्ठ के कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं दोस्तों। इसे ही भूकंप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो होता कैसे है? भूगर्भीय शक्तियों के कारण। तो हम इसे और स्पष्ट करें तो भूगर्भीय शक्तियों के कारण। और भूगर्भीय शक्तियां कौन सी? अंतर्जात बल। भूगर्भीय शक्तियों के परिणाम स्वरूप धरातल के किसी भाग में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक कंपन को भूकंप कहते हैं। यहाँ जो शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आकस्मिक कंपन दोस्तों। अचानक से जब कभी कंपन होता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं दोस्तों। और देखिएगा, ये जो भूकंप है इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ अभी तक जाना नहीं जा सका है। अगर जाना जाता तो देखिएगा, जैसे हम मौसम के बारे में, बारिश के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं, तो उसी प्रकार से हम देखिएगा भूकंप के बारे में भी पूर्वानुमान ये लगा सकते थे कि कौन से समय पर भूकंप आने वाला है दोस्तों। तो पूरी तरह से ये अभी तक स्पष्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का विषय है और अंदर हम गहराई में जाना इतनी जल्दी संभव नहीं है। प्रयोग अभी चल रहे हैं, इसलिए ये अभी भी साइंस के लिए जांच का विषय है और ये चल रहा है दोस्तों। भूगोलविद जो है वो इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं निरंतर। तो देखिएगा, ये कंपन है, ये कंपन कैसा है? अचानक से होने वाला, आकस्मिक होने वाला एक कंपन है जिसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, यहाँ हम देखें सबसे पहले कि जो भूकंप की उत्पत्ति होती है, ये हमारा पृथ्वी का रह गया धरातल। इस धरातल पर देखिएगा, ये जो स्थान जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं भूकंप मूल या फिर फोकस। इसे हम फोकस या भूकंप मूल के नाम से जानते हैं दोस्तों। और यहाँ से देखिएगा, जो तरंग सबसे पहले, या जहां पर जो भूगर्भीय जो तरंगे हैं वो सबसे पहले पहुंचती हैं और जो सबसे पहले जहां कंपन महसूस होता है उस स्थान को हम कहते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इधर इस प्रकार ये जो तरंगे हैं देखिएगा, ये थोड़ी लेट पहुंचेगी। ये हमेशा लंबवत होती है दोस्तों। ये फोकस के हमेशा क्या होगा? ऊपर होता है। इस सेंटर को एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र के नाम से अपने जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, फोकस या भूकंप मूल हम किसे कहते हैं? वो स्थान या ऐसा स्थान या केंद्र जहां पर भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम उत्पन्न होती हैं, वही भूकंप मूल कहलाता है, जड़ कहलाता है दोस्तों। क्या कहा हमने? अगर आपसे पूछा जाए कि फोकस किसे कहते हैं, भूकंप मूल किसे कहते हैं, तो वो स्थान या वो केंद्र होगा जहां पर भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम उत्पन्न होती हैं दोस्तों। वो जो केंद्र है वो फोकस या भूकंप मूल के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करें भूकंप अधिक
अधिकेंद्र की फोकस के बाद में जो आता है एपिसेंटर या अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं, वह स्थान या केंद्र जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले अनुभव की जाती है भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, हमने अभी बात की थी कि ये क्या है, ये हो गया भूकंप मूल जहां से तरंगे उत्पन्न हुई। ये तरंगे ऐसे भी जाएंगी, ये तरंगे ऐसे भी जाएंगी और ये तरंगे ऐसे भी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कौन सी तरंग का जो रास्ता है वो सबसे छोटा है, तो इसके ऊपर जो लंबवत है उस तरंग का रास्ता सबसे छोटा होता है। तो ये जो तरंग है जहां पर सबसे पहले महसूस की जाती है, वह स्थान किसकी बात कर रहे हैं, वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगे सर्वप्रथम महसूस की जाती हैं, उसे ही हम एपिसेंटर या भूकंप अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये हमारा रह गया भूकंप मूल रह गया, जिसे हम फोकस के नाम से जानते हैं। ये हमारा फोकस है, और जहां पर पृथ्वी पर या जहां पर जो है सबसे पहले भूकंप की तरंगे अनुभव की जाती है वो कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र। इसके बाद में देखिएगा अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगे महसूस की जाती है, और ये जो अधिकेंद्र या फोकस है के जो ऊपर है 90 डिग्री पर होता है। दोस्तों हमेशा 90 डिग्री के कोण पर ये आपको मिलेगा। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा प्रत्यास्थ ऊर्जा की अपनी बात करते हैं। प्रत्यास्थ ऊर्जा किसे कहते हैं, जब भी भूकंप आता है तो भूकंप के समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों किसे कहते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा, भूकंप के समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा के नाम से जानते हैं। दोस्तों वैसे भी हम जानते हैं कि ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, ऊर्जा का हमेशा आगे से आगे क्या होता है, रूपांतरण होता है। दोस्तों तो इसका भी क्या होगा, रूपांतरण होता है, यानी ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होती रहती है। दोस्तों कभी भी समाप्त नहीं होती। तो प्रत्यास्थ ऊर्जा किसे कहते हैं, भूकंप के समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसके बाद में भूकंप के प्रकारों के विषय में अपनी बात कर लेते हैं। दोस्तों किस किस प्रकार के भूकंप हो सकते हैं, सामान्य सबसे पहले इन्हीं के आगे और डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे। अपने सामान्य से अपने बात कर लेते हैं भूकंप के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो भूकंप मूल की गहराई, यानी जो भूकंप आया, देखिएगा हमने क्या कहा, ये हमारी पृथ्वी रह गई और यहाँ पर मान लीजिएगा फोकस है। तो ये जो भूकंप का ये जो मूल है, ये जो फोकस है, ये सतह से कितनी गहराई पर है, इस गहराई के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। 3 प्रकार हम इसके देखते हैं। क्या कहा हमने कि भूकंप मूल जहां पर है इसकी ये जो गहराई है, इस गहराई के आधार पर हम 3 प्रकार के मान करके चलते हैं। नंबर 1 आता है हमारा कम गहरा भूकंप, यानी जो ऊपर का रह गया 50 किलोमीटर तक का जो भूकंप हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, विनाशकारी भूकंप के नाम से जानते हैं। ये सबसे ज्यादा विनाश लेकर के आता है क्योंकि ये ऊपर का रह गया। दोस्तों पृथ्वी तल के ऊपर जब तक ये महसूस किया जाता है तो कम गहरा भूकंप हम इसे कहते हैं, और सबसे ज्यादा जो विनाश है वो इसी से होता है। मध्यम जो भूकंप है वो कौन सा रह गया, वो रह गया 50 से 200 किलोमीटर, और गहरा जो भूकंप है वो रह गया 250 से 750 किलोमीटर के मध्य। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं ये उथला या कम गहरा भूकंप है जो 50 किलोमीटर तक आता है, और यही पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एल जो तरंगे हैं वो ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली तरंगे होती हैं। दोस्तों जो जिन्हें हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। दोस्तों तरंगे, इसमें भूकंप से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं दोस्तों वो 2 प्रकार की तरंगे होती हैं। भूकंप से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 तो आती है हमारी काय तरंगे। ये काय तरंगे के अंदर जो है पी और एस तरंगे आती हैं। एक आती है, दूसरा जो हमारा भाग रह गया वो धरातलीय तरंगे आती हैं। दोस्तों जो धरातल पर आती हैं, जिन्हें एल तरंग अपने कहा करते हैं। दोस्तों ये देखिएगा यहाँ पर जो है भूकंप का मूल है, इस मूल से जो गहराई है, इस मूल की जो गहराई है कहाँ तक है, उस गहराई के आधार पर जो है हम इसे 3 प्रकार का बांट करके चलते हैं। कम गहरा कौन सा रह गया, 50 किलोमीटर तक का, 250 तक जो है 50 से उसे हम देखिए मध्यम कहेंगे। फिर उसके बाद में 750 तक जो हो गया वो गहरा भूकंप अपने मान करके चलते हैं। मध्यम भूकंप को महसूस तो किया जा सकता है। दोस्तों मध्यम जो होगा उसे महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन ये हमें किसी प्रकार का कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्तों गहरा जो भूकंप होगा वो सामान्यतः हमें महसूस नहीं होता, और ये केवल अध्ययन के लिए ही काम में आता है। दोस्तों तो पृथ्वी के अंदर क्या है और किस प्रकार के जो चीजें हैं वो इसमें उपलब्ध हैं, उसकी जानकारी के लिए हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है ज्वालामुखी और भूकंप। हमें नहीं पता कि पृथ्वी के अंदर क्या है,
पृथ्वी के बीच में क्या है, केंद्र में क्या है, क्योंकि वहां तक देखिएगा ड्रिलिंग करनी संभव नहीं है, ड्रिलिंग करके अंदर नहीं जा सकते, तो हमें नहीं पता क्या है। बस ये जो तरंगे हैं उन्हीं के आधार पर अध्ययन किया जाता है कि यहाँ पर ठोस होगा, ये जो तरंगे हैं कहाँ तक गति कर सकती हैं, क्योंकि अलग अलग माध्यम में ये देखिएगा गति करती हैं, उसी आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि ये ठोस है या किस प्रकार की जो है आकृति पृथ्वी के अंदर मौजूद है दोस्तों। तो इसके बाद में देखिएगा एक और चीज अपने देख लेते हैं, ये था हमारा भूकंप मूल। यहाँ से देखिएगा ये जो प्रथम तरंग है या सबसे पहले जहाँ पर ये पहुँचता है उसे हमने एपिसेंटर कहा था, अधिकेंद्र कहा था। ये जो है वो पी तरंगे आती हैं, इसी प्रकार से एस तरंगे भी आती हैं, इनके विषय में भी अपने बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिएगा कम गहरा भूकंप, मध्यम गहरा भूकंप और गहरा भूकंप, ये किस आधार पर बांटे हैं, गहराई के आधार पर हमने इनके विषय में बात की है दोस्तों। आगे देखिएगा भूकंप के क्या कारण हो सकते, भूकंप क्यों आता है, इसके विषय में अपने बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन से कारण हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भ्रंशन के विषय में दोस्तों। तो भ्रंशन क्या है, देखिएगा भूगर्भिक जो शक्तियां हैं यानी जो हमारी अंतर्जात जो बल हैं उनके द्वारा तनाव और संपीड़न उत्पन्न होता है, और उसी समय क्या होता है कि जो अंदर की चट्टानें हैं उनमें या तो चटकने पड़ जाती हैं या उनमें दरारें पड़ जाती हैं दोस्तों, और साथ ही साथ भ्रंश भी उत्पन्न होते हैं दोस्तों। तो उन्हीं भ्रंशों के कारण ये जो क्रियाएं होती हैं उनके कारण भी बहुत बार भूकंप आता है दोस्तों, ये भी एक भूकंप का कारण है। हमने ये नहीं कहा कि एकमात्र यही कारण है, कई कारण हो सकते हैं, सभी कारणों के विषय में क्रमशः अपनी बात कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा कारण हो सकता है ज्वालामुखी क्रिया दोस्तों। जब भी ज्वालामुखी आता है तो अपने साथ में वो क्या है, भूकंप लेकर के ही आता है। ज्वालामुखी सबसे इंपॉर्टेंट अपने कारण मान करके चलते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि परिप्रशांत जो पेटी है, हमारा प्रशांत महासागर का जो तटीय जो हमारा क्षेत्र रह गया, उसके अंदर जो ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आते हैं, 1/2 भूकंप जो है लगभग वहीं पर आते हैं, और उतने ही ज्यादा ज्वालामुखी भी वहीं पर आते हैं दोस्तों। तो जहां जहां ज्वालामुखी है, कि ज्वालामुखी का अगर अपने केंद्र बिंदु माने या जो क्षेत्र माने, वितरण क्षेत्र माने, तो परिप्रशांत पेटी है सबसे बड़ी। तो भूकंप की भी जो सबसे ज्यादा वितरण की जो पेटी है वो भी परिप्रशांत पेटी ही आती है दोस्तों। तो ज्वालामुखी जब देखिए निकलता है तो उस समय बहुत ज्यादा तेज गति से गैसें भी हैं जो पृथ्वी से बाहर आने की कोशिश करती हैं, वो पृथ्वी को धक्का लगाती हैं, और इसके कारण भी क्या है, भूपटल पर जो है वो कंपन होता है। तो ज्वालामुखी क्रिया भी एक मुख्य कारण हम इसका मान करके चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा जलीय भार। जलीय भार क्या है, किस तरह से ये भूकंप लेकर के आता है। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ एक विद्वान ऐसा मानते हैं कि जब कभी बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है, मनुष्य क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, और विकास के लिए देखिए वो क्या करता है, बड़े बड़े बांध बनाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जब भी कभी बांध बनाया जाता है तो उस बांध के कारण जो है धरातल पर अत्यधिक मात्रा में जल का भंडार हो जाता है दोस्तों, और उस भंडार के कारण दबाव पड़ता है, और दबाव के कारण उनके नीचे के जो शैलें हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर हेर फेर होना शुरू हो जाता है, तो जिसके कारण भी भूकंप आने की संभावना रहती है। और आपने ये देखा भी होगा कि जब भी बांध बनाए जाते हैं तो बहुत सारे भूवैज्ञानिक हैं या जो भूगोलविद हैं जो इसके प्रति सचेत होते हैं, वो इसका विरोध ही किया करते हैं दोस्तों, और ये कई बार देखा भी गया है। इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल अपने मान करके चलते हैं 1967 की अपने बात करते हैं। 1967 के अंदर देखिएगा महाराष्ट्र में जो कोयना का जो भूकंप था, कोयना बांध को जब बनाया जा रहा था तो कोयना बांध के कारण वहां पर भूकंप आया था दोस्तों। तो ये एक नया कारण था, आगे भी हम इसके विषय में बात करेंगे। फिर उसके बाद में देखिएगा भूपटल का संकुचित होना। भूपटल का संकुचित होना, देखिएगा दोस्तों, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भूकंप उत्पत्ति का ये भी एक कारण है, भूपटल में संकुचन होने के कारण भी भूकंप आते हैं दोस्तों। तो हम ये देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो निरंतर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तापमान क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है। तो निरंतर उसके कारण क्या है, उसके अंदर संकुचन भी होता जा रहा है दोस्तों। भूपटल जो है वो ठंडा पड़ रहा है, ठंडा पड़ने के कारण उसमें क्या हो रहा है, सिकुड़न हो रही है, और सिकुड़न होने के कारण जब ये क्रिया जो है सिकुड़न की वो तीव्र हो जाए तो इसके कारण भी कई बार भूकंप आ जाते हैं दोस्तों, और ऐसे उदाहरण देखे गए हैं, तभी ये कारण बताए गए हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा समस्थिति समायोजन। समस्थिति समायोजन ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा कोई बड़े भू आकार हैं, जैसे पर्वत है, पठार हैं, महासागरीय गर्त हैं, उनमें संतुलन बना रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपरदन के कारण जो है वो इस संतुलन में अव्यवस्था हो जाती है, तो फिर समस्थिति समायोजन के कारण भी भूकंप आते हैं दोस्तों।
जैसे हम बात करें, देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा ये कोई पर्वत है और यहाँ पर देखिएगा कोई सागर बह रहा है, ये सागर, ये लहरें हैं, यहाँ पर क्या है, सागर बह रहा है दोस्तों। और इस सागर में क्या होता है, देखिएगा उत्थान और पतन की क्रिया चलती रहती है। हम ये कहें ये पर्वत जो है इसमें क्या होने लगा, उत्थान होता जा रहा है। इस पर्वत में क्या हुआ, उत्थान होना शुरू हो जाता है और ऊपर से अपर्दन की क्रिया जो है वो क्या हो गई, स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार से नीचे क्या चलता रहता है, अपर्दन चलता रहता है और इसके कारण जो है बहुत सारा निक्षेपण जो है वो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। ये हमारे क्या आ गया, निक्षेपण आ गया, ये मलबा जमा हो गया, ये इसको दबाव देगा जिसके कारण ये क्रिया चलती रहती है। और इसी के कारण जो क्या है, ये भूस्थिति समस्थिति समायोजन है, जिसके कारण भी कई बार जो है भूकंप की स्थिति हमें देखने को मिलती है दोस्तों। ये भी एक भूकंप का मुख्य कारण माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम देखते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन। वैसे तो देखिएगा ये पूरी की पूरी थ्योरीज हैं, इनके बारे में पूरी की पूरी किताबें लिखी गई हैं दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में प्रत्यास्थ पुनश्चलन के बारे में बताने वाले जो विद्वान थे वो थे रीड महोदय। रीड का नाम आप देखिए विशेषता याद रखिएगा, प्रोफेसर FS रीड थे ये। इन्होंने कहा कि शैले भी जैसे कि रबड़ खिंचाव होता है, रबड़ को अपने देखिएगा, जैसे ये मान लीजिएगा रबड़ है, हम इसको इधर खींच सकते हैं और हम इसको इधर खींच सकते हैं, तो ये खींचने पे क्या होगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। लेकिन क्या हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। जब एक समय ऐसा आएगा कि ये बीच में से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे दोस्तों, इसके क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों टुकड़े इसके बराबर ही होंगे ना। खिंचाव के कारण क्या हुआ कि ये बीच में से टूट गए। जिस प्रकार से रबड़ को हम कितना भी खींचे, बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो एक निश्चित सीमा के बाद में वो बीच में से टूट जाता है, उसी प्रकार से चट्टानें भी क्या होती हैं, टूट जाती हैं और फिर वो वापस अपनी स्थिति में आने का प्रयास करती हैं दोस्तों। तो इस कारण भी क्या होता है, भूकंप आता है। इसे ही हम प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये भी एक मुख्य कारण हमारा माना जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी के विषय में दोस्तों। हमने कहा कि प्लेटें हैं, उनकी गति चलती रहती है, या तो वो क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, यानी कि एक प्लेट तो किधर आ रही है, इधर आ रही है, और दूसरी प्लेट भी इधर आ रही है। इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी गति कहते हैं। अगर प्लेट देखिएगा दोनों एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं, इस प्रकार से भी गति हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या हो गया, अपसारी हो गया, अपसरण हो गया। लेकिन कई बार ऐसे मान लीजिएगा ये प्लेट तो इधर जा रही है, तो इसके पास से दूसरी प्लेट भी गुजर रही होती है, ये इधर भी जा सकती है या फिर इधर भी जा सकती है। ये जो संरक्षी गति होती है, इन गतियों के कारण भी, हलचल होने के कारण भी क्या है, बहुत बार भूकंप आते हैं दोस्तों। तो ये भी प्लेट विवर्तनिकी एक मुख्य कारण माना जाता है भूकंप का दोस्तों। आगे हम देखते हैं इसके बाद में कुछ एक अन्य कारण भी आते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों भूस्खलन है, उससे भी भूकंप आते हैं। समुद्रीय भागों में भी देखिएगा कई बार हलचल होती है, उसके कारण भी भूकंप आते हैं, कंदराएं ढह जाती हैं। इसके अलावा देखिएगा मानवीय कारण भी अपने मान करके चलते हैं। ये तो सारे प्राकृतिक कारण थे, कुछ एक मानवीय कारण भी होते हैं जो अन्य कारणों में अपने ले सकते हैं दोस्तों। हम इसे ऐसे भी बांट सकते हैं कि भूकंप के एक तो प्राकृतिक कारण हो सकते हैं और एक मानवीय कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो मानवीय कारणों में हम ये देख सकते हैं, कई बार परमाणु विस्फोट किया जाता है तो भी भूकंप आ सकता है, खनन क्षेत्रों में विस्फोट किया जाता है तो उससे भी भूकंप आता है, ड्रिलिंग बहुत ज्यादा गहरी की गई तो स्थानीय प्रभाव के कारण भी कई बार है भूकंप हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये भूकंप के कारण थे, कौन कौन से थे देखिएगा दोस्तों। ब्रंसन के कारण आता है, ज्वालामुखी क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट अपने मानते हैं, जलीय भार बांध वगैरह बनने से, भूपटल का संकुचित होने से, समस्थिति समायोजन के अपने ये वाले डायग्राम के अंदर बात कर चुके हैं। प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्या था, रबड़ को जैसे खींचते हैं एक सीमा के बाद में वो टूट जाता है और वापस अपने स्थान पर आने की कोशिश करता है। प्लेट विवर्तनिकी प्लेटें की जो गति है, अभिसरण अपसरण और जो संरक्षी गति है, उसके कारण जो है ऐसी स्थिति आती है। अन्य कारणों के अंदर मानव जनित कारणों को अपने लेकर के चलते हैं, जिसमें देखिएगा कोई परमाणु विस्फोट हो सकता है, बम विस्फोट हो सकता है, खनन आदि जो कारण है इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा भूकंपीय तरंगों के विषय में अपने बात कर लेते हैं, जहां से बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों।
इसमें देखिएगा दोस्तों, मुख्य रूप से जो भूकंपीय तरंगे हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं भूगर्भित तरंगे और दूसरी होती है धरातलीय तरंगे। भूगर्भित तरंगे कौन सी होंगी? भूगर्भित तरंगे पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से होकर सभी दिशाओं में फैलती हैं, उन्हें भूगर्भित तरंगे कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होंगी उन्हें हम भूगर्भित तरंगे कहते हैं। और इन्हीं भूगर्भित तरंगों के परिणाम स्वरूप ही धरातलीय तरंगे उत्पन्न होती हैं और ये धरातल के साथ साथ चलती हैं, ये धरातल पर रहती हैं दोस्तों। तो दो प्रकार की कौन सी होगी? भूगर्भित तरंगे। कौन कौन सी होगी? भूगर्भित तरंगे। भूगर्भित कौन सी? जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में आती हैं और सभी दिशाओं में चलती हैं। धरातलीय तरंगे कौन सी होगी? जो धरातल पर उत्पन्न होती हैं, जिसका कारण क्या होता है? भूगर्भित तरंगे होती हैं। धरातलीय तरंगे कभी भी अपने आप उत्पन्न नहीं होंगी। जब देखिएगा भूगर्भित तरंगे आएंगी तो उन्हीं के परिणाम से ये तरंगे निकल करके आती हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, भूकंप के दौरान जो है हमें 3 प्रकार की तरंगे देखने को मिलती हैं। हालांकि 3 पढ़ते हुए आ रही हैं, अभी नए अनुसंधानों में कुछ तरंगे और भी हैं, पीजी, इस प्रकार से आगे इन्हें और डिवाइड भी किया गया है दोस्तों। लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना एनफ है, ये 3 ही हमने बात करनी है जिनके बारे में सामान्यतः अपने जानते हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पी तरंगों के विषय में। पी तरंगे या पी वेव्स कौन सी होती हैं? इन्हें हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले उत्पन्न होती हैं। भूकंप मूल से प्रारंभ होकर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं और ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं दोस्तों। अब देखिएगा, इनकी औसत गति कितनी होती है? 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। औसतन अपने 8 मानते हैं। 6 से 13 हमने क्यों कहा? क्योंकि ये तीनों ही माध्यमों में गति कर सकती है। ये माध्यम के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों, फिक्स अपने नहीं कह सकते हैं। जब ये तरंगे शेल में से गुजरती हैं तो शेलों में जो है कंपन की गति की दिशा में आगे पीछे होता है। जैसे ये जो कंपन चाहेगा ये आगे पीछे इस प्रकार से ये चलता रहता है दोस्तों, कंपन तरंगों की गति की दिशा में। लेकिन होगा किस दिशा में? इसी दिशा में। जैसे इस दिशा में तरंगे जा रही हैं तो इधर ही आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ये तरंगे तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं, ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में। और अधिक केंद्र पर सबसे पहले कौन सी पहुंचती है? एपिसेंटर पर सबसे पहले कौन सी पहुंचेगी? हमने पीछे भी देखा था। ये मान लीजिएगा, अगर हमारा एपिसेंटर है और ये हमारा भूकंप मूल है तो सबसे पहले जो पहुंचेगी वो पी तरंगे होंगी। एस तरंगे उसके बाद में पहुंचती हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, ये डायग्राम के द्वारा अपने इसको देख सकते हैं। संपीड़ित तरंगे या इन्हें पी तरंगे भी अपने कहते हैं दोस्तों। ये देखिएगा, इस प्रकार से इनमें संपीड़न और संकुचन है जो चलता रहता है दोस्तों। यहाँ से विरल हो गई, ये इस प्रकार से इनकी जो तरंगों की गति है वो चलती रहती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं एस तरंगों के विषय में, एस वेव्स के विषय में। इन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं और ये अनुप्रस्थ होती हैं दोस्तों। ये जो है प्राथमिक के बाद उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें हम द्वितीयक तरंगों के नाम से जानते हैं दोस्तों। इनकी औसत गति है वो 4 से 7 किलोमीटर तक होती है। 3.5 से 4.5 अपनी इसकी एक बेस्ट जो स्पीड है अपने इसकी मान सकते हैं दोस्तों, 4 से 7 की। तो स्पीड के चक्कर में मत पड़िएगा, हो सकता है किसी किताब में आपको इससे कम ज़्यादा भी देखने को मिल जाए दोस्तों। लेकिन अपने जो है बेस रहता है अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसी के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर 3.5 से 4.5 लिखा हो तो उसको देख लेना, अदरवाइज 4 से 7 किलोमीटर को ही टिक करके आना है दोस्तों। जब ये तरंगे किसी शेल में से गुजरती हैं तो इनमें जो है कंपन तरंगों की गति की दिशा में समकोण में होता है, समकोण में यानी ऊपर नीचे की ओर ये चलता है दोस्तों। ये तरंगे केवल ठोस में से गुजर सकती है। कहाँ से गुजर सकती है? ठोस में गुजर सकती है, इसलिए तरल भाग में ये क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती है, केवल ठोस में से निकलती हैं दोस्तों। एस तरंगे इस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार से ऊपर नीचे इनमें जो है वो गति चलती रहती है दोस्तों। इन्हें हम एस तरंगों के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अगली जो आती है वो आती है एल तरंगे। एल तरंगे कौन सी होंगी? ये तरंगे जो हैं धरातल पर सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं, इसलिए अधिकेंद्र से प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों के टकराने के बाद में आती है। जब धरातल से देखिएगा प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे टकराती हैं तो उनसे ही जो है वो एल तरंगे उत्पन्न होती हैं दोस्तों। अब जैसे आपने देखा होगा ठहरा हुआ पानी है, आप उसमें पत्थर मारते हैं तो पत्थर के पड़ने से जो तरंगे फिर आगे से आगे चलती रहती हैं, उसी प्रकार से ये भी होती हैं। ये
केवल धरातल पर अधिकेंद्र के चारों ओर ही फैलेंगी, इसलिए इन्हें लंबी व धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। ये कहाँ पहुंचेंगी, जहां ये जो एपिसेंटर है, इस तरंग के कारण ही जो है धरातल के ऊपर इस प्रकार से जो ये तरंगे उत्पन्न होती हैं दोस्तों। इनकी गति बहुत कम होती है, सबसे कम होती है, 3 किलोमीटर की होती है, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी होती है दोस्तों। सबसे ज्यादा खतरनाक इसी कारण से होती है दोस्तों। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा सड़क के ऊपर कोई स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है और उसको आपने नहीं देखा, अचानक से आप उसके स्पीड से निकल गए तो कई बार उसका महसूस भी नहीं होता, लेकिन अगर आपकी गाड़ी बहुत धीमी है तो वो उतना ही ज्यादा महसूस होता है दोस्तों। तो इसकी जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इन तरंगों से ही सर्वाधिक हानि होती है, या हम कहें पृथ्वी पर जो है विनाश के लिए यही तरंगे उत्तरदायी होती हैं। इन्हें लव या रेले तरंगे भी कहते हैं। इन्हें लव या फिर रेले तरंगों के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों भूकंप के प्रकारों के विषय में, किस प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कृत्रिम भूकंप के विषय में दोस्तों। कृत्रिम भूकंप कौन सा होगा, वे भूकंप जो मानवीय क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कृत्रिम यानी कि प्रकृति के प्रदत्त नहीं है। कैसे हो सकते हैं फिर ये जो मानव लेकर के आ सकता है। मानव कैसे, कभी खान खोदता है, कभी परमाणु विस्फोट करता है, भूमिगत जो है वो आणविक परीक्षण करता है, तो इनके कारण भी जो है भूकंप आता है, जिसे हम कृत्रिम भूकंप कहते हैं दोस्तों। प्राकृतिक भूकंप कहें तो प्राकृतिक कारणों से जो भूकंप आते हैं उन्हें हम प्राकृतिक भूकंप कहते हैं, जिसमें कारण ही क्या हो गए, यहाँ पर प्रकार हो गए। जैसे हमने बात की थी ज्वालामुखी से आने वाले भूकंप जो है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ये भूकंप आते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा विवर्तनिक, जो प्लेटों में विवर्तनिक क्रिया होती है उसके कारण जो भूकंप आते हैं उन्हें कहते हैं संतुलन मूलक भूकंप। ये कौन से हो गए, ये भूपटल के संतुलन के समय आते हैं। फिर उसके बाद में प्लूटोनिक भूकंप। प्लूटोनिक भूकंप कौन सा होता है, ये धरातल पर अत्यधिक गहराई में उत्पन्न होता है दोस्तों, और इसका हमें बहुत कम ज्ञान है। ये पातालीय भूकंप भी कहलाते हैं, इन्हें हम पातालीय भूकंप भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में स्थिति के अनुसार भी आते हैं दोस्तों। स्थिति के अनुसार कौन से हो गए, देखिएगा दोस्तों, एक तो आता है स्थलीय भूकंप। स्थलीय भूकंप कौन सा हो गया, जो स्थल पर आता है, स्थल मंडल पर आता है, उसे हम स्थलीय भूकंप कहते हैं। और ज्यादातर ये जो अपने आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में भूकंप जो आते हैं वो अधिकतर इसी श्रेणी के आते हैं। स्थलीय भूकंप कौन से हो गए, जो ज्यादातर स्थल पर आते हैं दोस्तों। सागरीय भूकंप जो सागर में आते हैं, समुद्र में आने वाले भूकंप को हम क्या कहते हैं, सामुद्रिक भूकंप कहते हैं दोस्तों। सामुद्रिक भूकंप में क्या होगा, इससे प्रभाव के रूप में हम देखिएगा सुनामी को देख सकते हैं दोस्तों। सुनामी भूकंप नहीं है, सुनामी भूकंप के कारण समुद्र में जो भूकंप आता है उसके कारण जो लहरें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम सुनामी कहते हैं दोस्तों। और ये जो सबसे ज्यादा इसने प्रभाव डाला था 2011 के अंदर जापान के होन्शु द्वीप के अंदर। तो देखिएगा दोस्तों, भूकंप के प्रकारों में हमने बात की 3 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम भूकंप है, प्राकृतिक भूकंप है और स्थिति के अनुसार। कृत्रिम भूकंप मानवीय कारणों से आते हैं, प्राकृतिक भूकंप जो है प्राकृतिक कारणों से, स्थिति के अनुसार जो है कहाँ हुआ, अगर स्थल पर है तो वो स्थलीय भूकंप, और सागर में हुआ है तो सागरीय भूकंप के नाम से जानते हैं। और सागरीय भूकंप के कारण ही जो है सुनामी आती है दोस्तों। इसके बाद में हम देखिएगा भूकंप के लाभ। अब ये एक बात अजीब लग रही होगी कि भूकंप के लाभ भी होते हैं क्या, देख सकते हैं हम क्या लाभ होते हैं। भूकंप आने से हमें क्या होता है, बहुत बार ऊंचे धरातल की प्राप्ति हो जाती है, जिससे कई बार जो है जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अब ये हम नहीं कहेंगे कि भी ये भूकंप अच्छा है, भूकंप का एक परिणाम है जो हमारे लिए कई बार लाभदायक होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कहेंगे फिर तो भूकंप आना चाहिए, भूकंप हमारे लिए लाभदायक होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। जहाँ ज्वालामुखी काफी बार हमारे लिए लाभदायक होता है, लेकिन वहां पर मानो तो देखिएगा वैसे भी नहीं रहता है, इसलिए कोई ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कहें भी भूकंप आ गया तो उससे हमें लाभ क्या हो सकता है, हर चीज का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। हालांकि वो नेगेटिव है लेकिन उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी यहाँ पर पड़ रहा है दोस्तों। क्या कि भूकंप आने से ऊंचे धरातल की प्राप्ति होगी और उस क्षेत्र की जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। समुद्री क्षेत्र में क्या होगा, जो जल क्षेत्र है, जो जलमग्न भूमि है, वो सतह से ऊपर आ जाती है, जिससे उपजाऊ मैदान निर्मित होते हैं दोस्तों, जो कि कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं। समुद्र तटीय भूमि नीचे धंस जाती है तो इससे भी क्या होगा, बंदरगाह गहरे हो जाते हैं। ये हमारे लिए इकोनॉमिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भूकंप से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद मिलती है। वो उसकी आंतरिक संरचना में क्या क्या है, उसके अंदर क्या है, वो समझने के अंदर अध्ययन की दृष्टि से काफी ज्यादा उपयोगी है दोस्तों। इसके बाद में हानि तो बहुत सारी है दोस्तों। जन धन की हानि होती है, शहर तबाह हो जाते हैं, सड़कें वगैरह सब कुछ तबाह हो जाता है। तो भूकंप एक तबाही लेकर के आता
आता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा भूपटल की शैलियां जब टूट जाती हैं तो नदियों के मार्ग परिवर्तित हो जाते हैं, यातायात पर इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सागरीय भागों में सुनामी लहरें उठती है, अभी हमने बात भी की थी, इससे सागर में सुनामी आती है जिससे तटीय क्षेत्र जो है वो पूरे के पूरे नष्ट भी हो जाते हैं दोस्तों। सुनामी किसे कहते हैं यहाँ हम समझ लेते हैं। सुनामी क्या है? सागरीय क्षेत्रों में भूकंप के कारण जो ऊंची लहरें आती हैं, सागरीय लहरें आती हैं, उन्हें ही हम जो है सुनामी के नाम से जानते हैं। कई बार ये बहुत ज़्यादा ऊंची भी हो जाती हैं। ये जो शब्द है वो सुनामिक से लिया गया है, जो कि एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है लहर। तो आप समझ गए होंगे सुनामी शब्द का अर्थ है लहर। लहर कहाँ से उत्पन्न हुई? भूकंप के कारण जो लहर उत्पन्न हुई उसे ही हम सुनामी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं भूकंप के मापन के विषय में। भूकंप को मापा भी जा सकता है। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप को मापने का एक यंत्र है। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप मापी यंत्र है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा रोसीफेरल स्केल, ये क्या है? पैमाना है जिसे भूकंप का मापन किया जाता है। भूकंप मापने का एक पैमाना है। 1 से 11 तक अंक होते हैं, लेकिन ये व्यवहार में इसका उपयोग नहीं होता है दोस्तों। कभी ऐसा ही पूछा जा सकता है कौन सा भूकंप मापने का यंत्र है या नहीं, या स्केल है या नहीं, तो संबंधित है या नहीं, उस आधार पर अपने पूछ सकते हैं। मर्केली स्केल, इसमें 1 से 12 अंक होते हैं। ये देखिएगा वास्तव में तो कितना नुकसान हुआ वो मर्केली स्केल के द्वारा ही पता चलता है। ये सर्वेक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार में सबसे ज़्यादा रिएक्टर स्केल का ही उपयोग किया जाता है दोस्तों, जिसमें 0 से 9 तक अंक हुआ करते हैं। तो रिएक्टर स्केल पर ही हम जो है भूकंप की तीव्रता को मापते हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं भूकंप के विश्व वितरण के संबंध में। भूकंप कहाँ कहाँ आता है दोस्तों? तो इसमें देखिएगा बड़ी सिंपल से मैं आपको बता दूं, जहाँ ज्वालामुखी के केंद्र थे वहीं भूकंप के केंद्र भी मौजूद होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले परिप्रशांतीय मेखला की अपनी बात कर लेते हैं। प्रशांत महासागर के तटीय देशों में विश्व के सर्वाधिक भूकंप आते हैं। सर्वाधिक भूकंप क्योंकि यहाँ सर्वाधिक ज्वालामुखी भी है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट है, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है, एशिया का पूर्वी तट है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है। ये सारे जो हैं भूकंप की इस पेटी में आते हैं दोस्तों। मध्य महाद्वीपीय पेटी यूरोप का दक्षिणी भाग हो गया, अफ्रीका का उत्तर हो गया, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, एशिया, इराक, ईरान, तुर्की, भारत इसी में आता है। हिमालय, अल्प्स, काकेशस आदि जो हैं वो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। इटली, मिस्र है, लीबिया, मोरक्को, स्पेन, यूनान, इराक, ईरान, ये जो सारे के सारे हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं दोस्तों। मध्य अटलांटिक कटक ऐसा आकृति का जो है आइसलैंड से लेकर के जो है माउंट एरबुस तक इसका जो स्थान है वो माना जाता है। ये मध्य अटलांटिक कटकों के अंदर फैला हुआ है। इसमें देखिएगा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास भूकंप आते हैं दोस्तों। यहाँ हम मानचित्र में भी देख सकते हैं भूकंप का जो वितरण क्षेत्र है दोस्तों। ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है ये सारे के सारे भूकंप वितरण केंद्र के रूप में जानी जाती है दोस्तों। ये सारे की सारी ये जो पट्टी है वो भूकंप की पट्टी है। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। ये प्रशांत वाली आप देख रहे हैं, ये प्रशांत का ये वाला हिस्सा हो गया और ये वाला हिस्सा हो गया दोस्तों। तो ये विश्व में जो है भूकंप का वितरण केंद्र है, जो कि लगभग वैसा ही है जैसा हमने ज्वालामुखी को देखा था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा भारत में अगर भूकंप वितरण की बात करें तो भारत में जो मुख्य केंद्र माने जाते हैं, भारत में देखिएगा पहले तो ये देख लीजिएगा जोन के हिसाब से जो बांटे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जोन जो हैं उसमें से 5 नंबर जो जोन है वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वाला एरिया होता है। ये यहाँ पर हमारे कुछ भागों में मौजूद भी है दोस्तों। ये जो है जोन 4 जो है वो हाई रिस्क वाला है। जोन 3 में कम चांस होते हैं। जोन 2 जो है वहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत ही कम हुआ करती है दोस्तों। तो यहाँ आगे देख सकते हैं अपने हिमालय है, जो भूकंप के क्षेत्र है कि हिमालय हो गया, अरावली हो गया, नर्मदा नदी घाटी हो गई, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग हो गया, महाराष्ट्र में लातूर, कोयना, कर्नाटक में बेलारी, उड़ीसा का समुद्री तट, झारखंड में सिंहभूमि और भुज गुजरात का भाग रह जाता है दोस्तों। अब यहाँ देखिएगा हम ऐसा कोई हम पूरी तरह से बांट नहीं सकते हैं कि यह भूकंप जो आएगा वो यहीं पर आएगा, क्योंकि हमने बहुत से कारणों को देखा था। अब मानव जनित कारणों से तो कहीं पर भी आ सकता है दोस्तों। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की हैं जिससे हम ये प्योरली ये नहीं कह सकते कि शुद्ध रूप से यहीं पर भूकंप हमेशा आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है और ये अचानक से होने वाली क्रिया है, इसलिए अचानक से घटित हो भी जाती है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों ये जो टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ, हम चट्टानों
यानों के प्रकारों को पढ़ चुके हैं, हम स्थल मंडल को पढ़ चुके हैं, जल मंडल को पढ़ चुके हैं, वायुमंडल को पढ़ चुके हैं। ये हमारा एक टॉपिक इस पूरी यूनिट में से रह जाता है, जैव मंडल। तो अगली क्लास में हम जो बात करेंगे वो दोस्तों जैव मंडल के विषय में करेंगे। दोस्तों जैव मंडल को अगली क्लास में देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, जो चैनल पे पहली बार हैं, कि अगर आपने टेस्ट सीरीज इनकी क्लासेस की ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूनिट वाइज जो टेस्ट है वो हमारे प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके अंदर उपलब्ध है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे भी आपको और टेस्ट मिलेंगे जैसे ही परीक्षा की तारीख घोषित होगी। इसके बाद में देखिएगा, इसकी जो PDF है वो आपको हमेशा की तरह हमारे या तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलती है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और अगर आप क्लास को अपने निरंतर रखना चाहते हैं, सिलेबस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।